अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। जबकि प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जिया कार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सबसे पहले मुजम्मिल साहब, मैं आप ही से मुश्किल सवाल पूछ लेती हूँ। 26वीं आईनी तरमीम लाने का मकसद था सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस क्या अहम होने जा रहा है, कुछ सोचा जा सकता है? देखिए, वैसे तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं जो पीएचडी हैं सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन ये एक डेयरिंग मूव है। मैं समझता हूँ कि उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाकर जाना। मुझे याद है उमर अता बंदयाल साहब ने अपने दौरान चीफ जस्टिस कोई बैरूनी दौरा नहीं किया था, क्योंकि नीचे काजी फायज ईसा थे और वो नहीं चाहते थे कि काजी फायज ईसा कायम मुकाम चीफ जस्टिस बने, क्योंकि उनको था कि एक दिन के लिए भी बनाया तो काजी साहब गेम सारी उल्ट देंगे, काया पलट देंगे 4 दिन के लिए भी। तो कहते हैं उमर अता बंदयाल साहब सारे फॉरेन ट्रिप्स डिक्लाइन कर देते थे, छुट्टियां डिक्लाइन कर देते थे कि कहीं काजी फायज ईसा कायम मुकाम चीफ जस्टिस ना बन जाए। अब मंसूर अली शाह साहब का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उनकी भी और याहिया आफरीदी साहब के ताल्लुकात वैसे ही हैं जैसे काजी फायज ईसा और उमर अता बंदयाल साहब के थे। या आप ये कह लें कि जिस तरह काजी फायज ईसा एक ख़तरा थे निज़ाम के लिए उस वक़्त के, बंदयाल साहब के निज़ाम के लिए, मंसूर अली शाह साहब आज के निज़ाम के लिए ख़तरा है। वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पीछे जाहिर किया है कि उन्हें बेमानी सा भी केस मिला हो तो वो उसमें से भी ऐसी चीज़ निकालेंगे कि निज़ाम हिल के रह जाएगा। चलिए, आसान लफ्जों में मैं पूछ लेती हूँ सिद्दीकी साहब से ही कि पीटीआई को रिलीफ मिलने वाला है आने वाले टाइम में? मुस्कुरा रहे हैं सिद्दीकी साहब। एक हफ्ते में क्या कर लेंगे मंसूर अली शाह साहब? देखें, क्या कर लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कर लेंगे। वो वही कर सकते हैं जो आइन और कानून के नीचे जो है वो उनको इजाजत है जो करने की। और आइन के नीचे देखिए, अब ये सूरत हाल जो है वो वाली सूरत हाल नहीं है जो जब जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और काजी फायज ईसा सीनियर मोस्ट जज थे। अब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और उसके बाद पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। और उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 184(3) का इख्तियार है, समात है, वो अब आईनी बेंच के पास चला गया है। अब जब तक के आईनी बेंच के सरबराह के तौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नॉमिनेट नहीं होते और वो होंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से, तो तब तक जो है वो वाला इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, मखसूस नशिस्तों के फैसले में तौहीन अदालत की एक पिटीशन पेंडिंग है, उस पर नजर सानी में कोई स्टे भी नहीं है। आप बात समझिए ना, वो उनका फैसला इन फील्ड है और तौहीन अदालत पेंडिंग है। जजिस कमेटी में वो और मुनीब अख्तर अक्सरियत में हैं। मंडे की सुबह वो जजिस कमेटी का इजलास करें, वो कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाएं और बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह कर लें। इसमें कौन सी इसमें वो वाली बात है कि जिसमें हो कि जी कंटेम्प्ट हो गई है, वो कंटेम्प्ट हुई है तो कैसे हुई है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कंटेम्प्ट की पिटीशन जो है वो लगा सकते हैं, लगा लें, क्योंकि जो जजेस रोस्टर है और जो जजेस की कॉज लिस्ट है वो तो जारी हो चुकी हुई है। नहीं, पर वो जो जाती दफा जारी करके गए हैं, अब जब कल वो हलफ उठाएंगे उन्हें वो कॉज लिस्ट कैंसिल करने का, मनसूख करने का, तरमीम करने का कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं जो एक मुकम्मल चीफ जस्टिस के पास होते हैं, तो वो कॉज लिस्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इसमें थोड़ी सी अगर आप देख लें तो वो जो इलेक्शन का मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कुछ सूरत हाल यूं है कि वो 199 से एलिमिनेट हुआ, 185(3) के अंदर उसकी वो आई और फिर उसके बाद उसका रिव्यू पेंडिंग है। और रिव्यू क्यों पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन भी है, स्पीकर ने भी खत लिखा हुआ है, कानून भी तब्दील हो चुका हुआ है। तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करने के लिए उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, क्योंकि ये मामला 185 तौहीन अदालत तो वही बेंच सुनेगा के सामने।
तौहीन अदालत तो वही बेंच चुनेगा जिसने फैसला दिया हुआ है। वो तो इन चैम्बर वजाहत जारी कर देते थे, अब इन चैम्बर कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों नहीं जारी हो सकते? आप मीर बड़े सादा हैं आप। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप थोड़ा सा जो है ना वो कुछ वो जोर से ज्यादा सोच रहे हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल है कि अब उस तरह के हालात भी रहे हैं और उस तरह के मंसूर अली शाह साहब भी हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और इसमें मैंने जैसे कहा ना कि वो अगर बेंच बनाते हैं या कुछ और चीज भी जजेस कमेटी के जरिए, मुनीब साहब सीनियर मोस्ट हैं उसमें, जो जजेस कमेटी है उसमें जस्टिस जमाल बंदोखेल उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। 2-1 से कोई फैसला हो सकता है, कोई भी कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो उसको फिक्स अप करने का। तो कंटेम्प्ट के अंदर पहले तो देखा जाएगा ना कि किसकी कंटेम्प्ट हुई है, और जब ये बताया जाएगा कि रिव्यूज पेंडिंग है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप नहीं देख सकते हैं, तो मामला वहां से ही निकल जाएगा बहुत दूसरी तरफ। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है जो आप लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये नहीं होगा। देखें, एक केस जब उनसे शिफ्ट किया गया या वो रजिस्ट्रार की गलती से, तो उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा फैसला दे दिया कि उसके ऊपर फिर एक लार्जर बेंच से वो फैसला मुअत्तल कराना पड़ा। अब जब वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, वो कोई भी पिटीशन अपने पास लगा के अपना मर्जी का बेंच बना के कुछ कर सकते हैं। नहीं, देखिए कंटेम्प्ट के अंदर, कंटेम्प्ट में वो नहीं, और भी कोई नई पिटीशन वो ले सकते हैं। इमरान खान की कोई पिटीशन नई वो करके उनको बेल ग्रांट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है? दबंग किस्म की तकरीरें भूल गए हैं आप मंसूर अली शाह साहब की? देखें, बात सुने, मंसूर अली शाह साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अब वो वाले मंसूर अली शाह साहब नहीं हैं। बहुत सारे आईनी बेंच के अंदर वो चीजें हैं। कंटेम्प्ट में क्या होगा, कंटेम्प्ट के अंदर पहले उनको जो है वो शोकाज नोटिस जारी करना पड़ेगा ना, और शोकाज तो आधे घंटे में जवाब मांगेंगे, खड़ा रखेंगे, कहेंगे अभी दो नहीं तो अभी। शोकाज नोटिस जारी होना है उसमें कानून के मुताबिक अगले दिन ही तो कंटेम्प्ट के अंदर आप सजा नहीं दे देंगे ना। तो अच्छा है, जरा थोड़ी सी रौनक लग जाएगी और आपके प्रोग्राम जो है जरा चमक पड़ेंगे। मुझे एक और वाकया याद है, क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट किसके खिलाफ करेंगे? मुजम्मिल सोहरावर्दी नई पिटीशन भी ले सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। आप जो है वो बहुत मतलब आपका कानूनी बैकग्राउंड भी है, तो आप मुझे बताएं ना कि इसमें कंटेम्प्ट किसको होगी? इलेक्शन कमीशन को होगी, किसको होगी? 6 महीने कैद दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खड़े खड़े कि तुमने नोटिफाई नहीं किया, आधे घंटे में नोटिफाई करके लाओ, मखसूस नशिस्त है, नहीं तो जेल जाओ। मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है। ये ऐसे कोई नई पिटीशन पीटीआई दायर करे और वो उसको उसी वक्त फिक्स कर ले। इमरान खान नई पिटीशन कौन सी दायर करेंगे और किसके तहत दायर करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो आईनी बेंच के मेंबर नहीं हैं, वो नहीं जमानतों के केस और 184(3) का इख्तियार शिफ्ट हो चुका हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह भी जो है वो मुल्क से बाहर हैं। आईनी कमेटी जो है वो मुख्तलिफ 3 लोगों के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक और वाकया याद कराता हूँ। मैंने और आप, सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, ठीक, वो मुल्क से बाहर गए, वो फिर वापस आए तो उन्होंने आते ही एक फिक्रा बोला कि सारी एक्टिंग खत्म हो गई है, क्योंकि उनके बाद जो एक्टिंग थे मैं वही कह रहा हूं ना, उनके बाद जो एक्टिंग थे उन्होंने गेम उल्ट दी। तरमीम के से पहले के इख्तियारात थे। अच्छा। अब वो इख्तियारात आइन के तहत ही अवेलेबल नहीं है बहुत सारे। नहीं, वो कहेंगे हम 26वीं आईनी तरमीम पे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बना देते हैं। एतराज तो उठाया था उन्होंने। हाँ, वो कहेंगे जी फुल कोर्ट सुनेगा 26वीं आईनी तरमीम। हमने वो कहेंगे एक फैसला आपको पता है जजिस कमेटी ने फुल कोर्ट का किया भी था, जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, जो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने किया था, वो इम्प्लीमेंट है। वो कहेंगे वो जो फैसला है उसके तहत रोस्टर जारी करना, और वो सारा चलाते जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी कमेटी और जजेस कमेटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस देने से देते वो जो है वो पीछे रह गए थे। उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की जजमेंट जो है वो भी आनी बाकी है। आप क्यों जो है वो एक और वायलेशन जस्टिस मंसूर अली शाह के खाते के अंदर डालना चाहते हैं, जबकि आइन बड़ा वाज़ेह है और फिर आईनी बेंच के इख्तियारात के हवाले से भी जो मामलात हैं वो आ चुके हैं। 191A सब क्लॉज 5 जो है वो बहुत बड़ी वाज़ेह चीजें हैं। ये इतना बड़ा अब काम नहीं हो सकता है ये कस्टम एक्ट के कार्रवाई के बाद। मेरा नहीं ख्याल है आपके जो मुझे नहीं पता, हो सकता है लेकिन पाकिस्तान के मामलात हैं उनमें इस किस्म की कोई जारहाना
या जारहियत मुझे शाह साहब की तरफ से होती हुई नजर नहीं। लेकिन शाह साहब कोई चीफ जस्टिस ना बनाने देने के लिए आपके सामने है कि 100 जतन किए गए और अब मंसूर अली शाह साहब या तो फिर सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके, इसी सिस्टम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि इससे पहले जब उनकी तकरीरें थी दबंग अंदाज में, वो किस तरह से आइन और कानून की बातें किया करते थे, आपको लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं, उनको अब भी आइन और कानून की ही बात करनी चाहिए और ही इज अ ब्रिलियंट जज। उनको आइन और कानून के ऊपर ही रह के चलना चाहिए जिसका हक उन्होंने उठा रखा है। हाँ, ये वो बिल्कुल बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर उनको इस बात का अंदाजा है, अगर वो अपने हक की पासदारी से और आइन से बाहर निकलेंगे तो फिर उनके लिए क्या क्या रुकावटें या क्या क्या चीजें जो है वो सामने। एक और सवाल आपके सामने। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो थी वो तीसरे नंबर पर थी। शुजात अली खान और बाकर नजवी साहब सुपरसीड हुए और वो चीफ जस्टिस बन गई। अब वो जब छुट्टी पर जाती हैं तो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं बाकर नजवी या शुजात अली खान, उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता। वो सीनियरिटी अब शुरू होती है जस्टिस आलिया आयशा के नीचे से आबिद अजीज शेख को बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब याहिया अफरीदी के नीचे से क्यों किया गया, ऊपर से क्यों बनाया गया? देखिए, हाई कोर्ट का जो सिलसिला है वो आइन के आर्टिकल 196 में आता है। उसमें यह है कि किसी भी जज को जो है वो कायम मुकाम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी ये रवायत है कि जो सीनियर मोस्ट हैं वो कायम मुकाम होंगे। तो अभी देखते हैं कि किसका 196 के नीचे जो है वो क्या होता है। लाहौर हाई कोर्ट में तो ये लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त, और जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की है उसमें यही सीनियरिटी बरकरार रखी है कि चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर मुनीब अख्तर साहब और फिर इस तरह से जो है वो नीचे सीनियरिटी लिस्ट चलती है। मेरे ख्याल में एक गलती हो गई 26वीं आईनी तरमीम में, उन्होंने चीफ जस्टिस बनाने का तरीकाकार तो बदला, कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाने का तरीकाकार नहीं बदला। उसके लिए भी जुडिशल कमीशन का इजलास होना चाहिए था और उसमें फिर कायम मुकाम का फैसला होता तो शायद मंसूर अली शाह साहब का फैसला ना होता। वो तो डुबोया मुझको होने ने ये ना होता तो क्या होता वाली बात है ना, कि मतलब वो तो आप तखय्युल परवाज कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। मैं 27वीं तरमीम में देख रहा हूँ कि ये तब्दीली हो सकती है। 27वीं आईनी देखें 27वीं तरमीम कब आएगी, कब आ सकती है, नहीं आ सकती है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, बिल्कुल है। अभी तो एक नया सिलसिला जो है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे है। अभी कल बिलावल भुट्टो साहब की जो स्पीच है उसका इर्ताज जो है पाकिस्तानी सियासत के अंदर अभी चल रहा है। अभी तो बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कब तक आता है वो जो दौरे जाम। आप हमें कयूम सिद्दीकी साहब ये बता रहे हैं कि एक हफ्ता मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, इस एक हफ्ते में हमें कोई ऐसी चीज नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि कोई ऐसा काम होगा जिसके बारे में हमारी क्या सराई है, जो तरीके इंसाफ के लिए बेहतर होगा, या जो कहा जाता है कि अगर अदलिया आज़ाद हो तो वो ये कर सकती है, अदलिया आज़ाद हो तो ये कर सकती है। 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को बात यह है कि अदलिया को आज़ाद ही रहना चाहिए। अदलिया को आज़ाद, अदलिया जो है वो आइन और कानून के नीचे आज़ाद है ना फैसले करने के लिए। ये मादर पिदर आज़ाद तो नहीं हो सकती कि जो चीज़ आइन में नहीं है आइन को रीराइट कर दे। ये अदलिया का काम तो नहीं है ना। और ये भी नहीं हो सकता कि अभी जो है वो इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से उनका जो बेल का और रिमांड का मामला है जिसपे पंजाब की प्रोसिक्यूशन टीम आई हुई है, पंजाब प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में की थी, उसको जो है वो फिक्स कर दिया गया जस्टिस हाशिम ताकड़ साहब के केस के अंदर। 9 मई के जितने 250-300 के करीब केसेस जो थे बेल कैंसिलेशन के, उनके ऊपर जो है वो जजमेंट दे चुके हैं जस्टिस मंसूर क्या नाम है याहिया अफरीदी साहब। अभी कल ही उन्होंने इसके ऊपर ऑर्डर भी जारी कर दिया है। तो फिलहाल तो हमें उस तरह का कोई मुकदमा पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है कि जिसके ऊपर कुछ इस तरह की जो है मुकदमा नया दायर हो, पिटीशन आए, 1 घंटे में जजेस कमेटी का इजलास हो, वो अगले दिन सुबह लग जाएगी। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह मिलकर लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी किस जुरिस्डिक्शन के अंदर लगेगी ये तो मुझे समझाएं। अब ये तो कोई नई पिटीशन अगर आती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कौन सी जुरिस्डिक्शन में आती है? काफी जुरिस्डिक्शन, काफी केसेस हैं जिनमें वो दरखास्त डाल सकते हैं। नहीं, काफी से इतनी केसेस वो इमरान खान साहब कहते हैं मेरी पिटीशनें सुनी ही नहीं जा रही।
एपलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है ना। और इमरान खान साहब का कौन सा मुकदमा जो है वो वहां नीचे पड़ा हुआ है, जिसकी अपील अब यहाँ पे आई, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो तोशा खाना वाला भी और ये जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला भी, तो इसकी अपीलें तो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसी है नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं या और अगर आ भी जाती हैं और अगर उनको रिलीफ बनता है तो मिलना चाहिए। इसमें कौन सी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? कयूम सिद्दीकी साहब, आप नहीं कयूम सिद्दीकी साहब, आखिरी सवाल आपसे जी। फिर इसका मतलब है या अफरीदी साहब सारा बंदोबस्त करके गए हैं कि एक हफ्ते में कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा वो गए हैं, महफूज करके गए हैं, हर चीज को तय करके गए हैं। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे ख्याल के अंदर, मेरे अंदाजे के मुताबिक मंसूर अली शाह साहब अपने दोस्तों के साथ चाय पीने का एहतमाम तो कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खतरे की घंटी हुकूमत के लिए बजा दी है और कहा है कि जी हम तो बिल्कुल इस तरह साथ चलने को तैयार नहीं हैं, ये शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं, असल मसला बेसिकली पानी का है, पानी की तकसीम का मसला है, किसी सूरत पानी सिंध का वो देने को तैयार नहीं है। मुजम्मिल साहब, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अब इतना गरज बरस के वो हैदराबाद में बोले हैं, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि हथौला रखेंगे, लेकिन सूरत हाल तो हमारे सामने है, नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जरताज गुल साहिबा कह रही हैं वही बात जिसकी तरफ सोशल मीडिया पे भी बार बार हाईलाइट किया जाता रहा है कि केनाज पे ये पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे जरदारी साहब, और उसके बाद अब सूरत हाल हमारे सामने है कि बिलावल साहब सिर्फ और सिर्फ अवाम को खुश करने के लिए सिंध की ये स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी बात सुने, बहुत हार्ड स्टैंड है। बिलावल साहब की टोन बहुत सख्त है, उनका लहजा बहुत सख्त है, उनके अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त है। ये दुरुस्त है कि उन्होंने अभी कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अगर 15 दिन में ना हुआ तो हम हुकूमत छोड़ दें, अगर 15 दिन में ना हुआ तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, अगर 20 तारीख में या ना हुआ। अभी उन्होंने हुकूमत को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, ये बात मैं आपकी एग्री करता हूँ। और पीटीआई तो चाहेगी कि वो अल्टीमेटम दे दें और हुकूमत गिर जाए, और इस बारे में पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम पीटीआई का ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे कि उनके कहने पे हम हुकूमत गिरा दें, ठीक है, उन्होंने कहा था। तो वो तो पीटीआई का ख्वाब है, इसीलिए आपको सरताज गुल की काफी नजर आती है। इलेक्शन हार गए वो, उमरकोट वाले भी ये कहते थे। अच्छा, लेकिन टेक्निकली पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ उसके लहजे में तलखी है, उसकी गुफ्तगू बहुत तलख है, बहुत से भी ज्यादा इत्तेहादियों के दरमियान ऐसी गुफ्तगू जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो उसके साथ निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ हैदराबाद की जो तकरीर है बिलावल की, उसने इस्लामाबाद में यकीनन खतरे की घंटी। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, एक स्ट्रेटजी आप मुस्लिम लीग नून की समझें। क्या? सिंध ने इतना शोर मचाया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने इतना शोर मचाया हुआ है, पंजाब खामोश है, बड़ा ही खामोश है, जवाब नहीं दिया जा रहा। मतलब आपका ख्याल है कि नहरों के हक में पंजाब में जुलूस नहीं निकाला जा सकता? आप मेरी बात सुने ना, क्या आप मीनारे पाकिस्तान पे मरियम नवाज खड़े होकर नहीं कह सकती ये नहरें पंजाब का हक है? इत्तेहादी मुखालिफ हो जाए? नहीं, जवाबुल जवाब की मैं आपको एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ कि अगर वो हैदराबाद में जलसा कर सकते हैं तो नहर बावलपुर में निकलनी है, बावलपुर जलसा करके कि यहाँ नहर बनेगी, मरियम नवाज खड़े होकर जलसा नहीं कर सकती। भूखे कि जो कौन होता है पंजाब के हिस्से का पानी चोरी करने वाला, वज़ीर आज़म की वजह से खामोश है। देखिए, वो इत्तेहाद चलाना चाहती है नून। उनका मतलब है कि हम बड़े भाई के तौर पे, एक तो पंजाब ने हमेशा बड़े भाई के तौर पे जिम्मेदारी का एहसास किया है, और उसने जवाबुल जवाब की सियासत नहीं की कभी पंजाब ने, चाहे वो सूबा केपी हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो। पंजाब ने बड़े भाई के तौर पे कभी माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं की, और इस तरह पंजाब की क़यादत ने जवाब नहीं दिया। मैं आपको एक मंजरनामा पिच कर रहा हूँ कि जिन नहरों के वो खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, उन नहरों के हक में पंजाब में जुलूस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन इलाकों से उस नहरों ने गुजरना है, वहाँ के लोग उन नहरों के हक में जुलूस निकालने के लिए आ जाएंगे। आप मेरी बात समझें। अच्छा मुजम्मिल साहब, ऐसे ऑन लाइटर नोट, ये बिलावल साहब खुद क्या कर रहे हैं सिंध में पानी को लेके? नहीं, खुद क्या करना है, देखिए अभी तो कोई पानी चोरी नहीं हुआ, अभी तो नहर बनी ही नहीं है। अभी तो मेरा मतलब है एक गुफ्तगू है कि एक नहर बनाई जाए। हाँ जी।
और उस नहर की एक अप्रूवल है कि ऐसे अभी ना उसके पैसे हैं, ना उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, ना कुछ हुआ है, अभी तो एक ख्वाब है। लेकिन उनको अच्छा, काफी और कोई पंजाब का एक और मौकफ है कि हमें नहर बनाने से कौन रोक सकता है? नहर में पानी डालने से कोई रोक सकता है, नहर बनाने से तो नहीं ना रोक सकते आप। हम नहर खाली रखेंगे, पानी तब डालेंगे जब हमारा होगा। पंजाब ने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करना है ना। तो बड़े पैसे हैं हमारे पास, मुफ्त में नहरें बनाई जाओ। देखें, हम अपने रेगिस्तान आबाद करना चाहते हैं, हम झेलम का पानी उठा के चोलिस्तान को दे देंगे। लेकिन पंजाब अपने हिस्से का पानी तो जहां मर्जी डाइवर्ट करे ना। कोई ये तो नहीं हमें बता सकता कि आप पंजाब का पानी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्ज कर लें अब लाहौर में एक नहर गुजरती है, लाहौर में फसलें ही नहीं है, उस नहर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो पानी ज़ाया होता है। क्योंकि एक दौर में तो लाहौर में फसलें थीं, बड़ा होता था, ये नहर पूरे लाहौर को की फसलों के बड़े काम आती थी। अब इस नहर का पानी मैं समझता हूँ ज़ाया होता है। रावी नहीं, ये जो नहर लाहौर शहर के अंदर से गुजरती है, उसका क्या फायदा है ना? आप मेरी बात समझे, उससे कोई फसलें तो नहीं होती हैं, वो नहर अपनी वक़्त खो गई है। क्योंकि उसका आप बताएं यार, बंसपुरे से ठोकर तक 1 इंच जमीन पे कोई फसल नहीं है। तो पंजाब अपना पानी जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, पंजाब का मुकदमा मजबूत है कि जब हम चोरी करेंगे तब आप कहेंगे ना। अभी तो हम अपनी नहर बना रहे हैं, हम जो मर्जी करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब हालात ख़राब नहीं कर रहा, पंजाब जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। और पंजाब ये सोच रहा है कि अगर पंजाब से भी इस तरह आगे से जवाब देना शुरू हो गया तो 2 सूबों का तनाज़ा पैदा होगा और हालात फिर ज़्यादा खतरनाक। अब आप जरा देखिए ना जी, बिलावल साहब ने कहा क्या है। बिलावल साहब बड़ा गरजे बरसे हैं, पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि जनाब वजारतों पर हम लात मारते हैं। इन्हीं वजारतों के हवाले से कुछ तनाज़े भी थे, लेकिन क्या कह रहे हैं बिलावल साहब, पहले सुनिए। और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं, आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। ये पढ़िए आपकी वजारतें कर लें। तो वो वजारतें कौन दे रहे हैं? मतलब कौन उनको कह रहा है आप वजीर बन गए तो वो लात मार रहे हैं? वो कह रहे हैं हम मांग तो रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं मांग रहे। नहीं। देखिए ना, टेक्निकल बात ये है कि अगर शहबाज शरीफ को शुक्रिया अदा करना चाहिए हैदराबाद के लोगों का वजीर आजम बनने पे, तो आसिफ जरदारी को शुक्रिया अदा करना चाहिए लाहौर के MNA का सदर बनने पे। क्यों लाहौर के MNA के वोटों पे वो सदर नहीं बने? बात निकले थी कि तो दूर तक जाएगी, जाहिर है। ठीक है ना। मतलब अगर शहबाज शरीफ को सिंध के MNA का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उनको वजीर आजम के लिए वोट डाला, तो सदर को भी तो सदर जरदारी साहब को पंजाब के MPs का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उनको सदर के लिए वोट डाला। ये बराबर सौदा है ना जी। को आसिफ जरदारी साहब अकेले सिंध के वोटों पे सदर पाकिस्तान बन गए थे, गवर्नर आपके बन गए। नहीं, आप मुझे बताएं ना, अकेले सिंध के वोटों पे सदर बन गए थे। सदर तो मैं यही कह रहा हूँ, रात की इस तकरीर के बाद आज किसी वफाकी वजीर ने इसका जवाब नहीं दिया बिलावल को। भाईजान आपने वजीर आजम का वोट लिया, सदर का वोट जवाब में ले लिया, बराबर हो गया। सदर का वापस कर दें, वजीर आजम का वापस ले लें। आप मेरी बात समझिए ना, आपने स्पीकर के लिए वोट डाला, आपने चेयरमैन सेनेट के लिए वोट ले लिया, बराबर हो गया। आप स्पीकर का वापस ले लें, चेयरमैन सेनेट का दे दें। कह रहे हैं हुकूमत को खबरदार करता हूँ कि गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मेरे पीछे फॉर्म 45 नहीं है, अवाम खड़ी है। करें क्या है, दिखाएं। ये मजीद भी वो कुछ कह रहे हैं कि जी अंधे और बहरे जो हो चुके हैं, आप इस हवाले से बिलावल साहब ने क्या फरमाया, आप पहले सुनिए। हमने ये 26th अमेंडमेंट से पहले, 26th अमेंडमेंट के दौरान, 26th अमेंडमेंट के बाद आवाज उठाई। हमने 27 दिसंबर पे, 4 अप्रैल पे कि सुने, हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ना खप्पे कहने वाले नहीं है। हम आपका मंसूबा का मुखालफत कर रहे हैं, सुने हमारे बात। मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत, पिंडी वालों को नहीं कहा। वो कुछ कह ही नहीं। हालांकि इस नहर में पिंडी वाले भी एक स्टेक होल्डर हैं, जबरदस्ती की शादी तो उन्होंने कराई थी। वालों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा इस्लामाबाद वाले। तो मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को अब नहरों के मामले पर एक इजलास बुला ही लेना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है ये कोई अच्छा तो नहीं है। सदर के साथ बैठ जाना चाहिए। सदर साहब बीमार हो गए ना, मंजूरी देने के फौरन बाद बीमार हो गए।
ना उन्होंने 27 दिसंबर को तकरीर करना मुनासिब समझी, ना तो क्योंकि उन्होंने मंजूरी दी हुई है ना। फिर मजाक लोग उड़ाते हैं सोशल मीडिया, केनाल रोना था बेसिकली। उन्होंने मंजूरी देने के बाद बीमार हो गए ना अब, ताकि उनसे पूछा ही ना जा सके। किया क्या आपने? और ये भी पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेलती है। जरदारी साहब मुफाहमत की सियासत करते हैं और बिलावल साहब मुजामत की सियासत गए अपने इत्तेहादियों से, ठीक है ना। तो वो जरदारी साहब जो हैं वो सुलह जो आदमी है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बना के रखते हैं। बिलावल जो हैं वो मुजामत की सियासत करते हैं, वो पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, वो वोटर को खुश रखते हैं। आसिफ जरदारी साहब इक़्तिदार के ईवानों को खुश रखते हैं, बिलावल साहब वोटर को खुश रखते हैं। फिर भी बात ये भी कह देते हैं कि बिलावल को सीरियस ना लें। हाँ, बिलावल को सीरियस ना ले, लेकिन उन्होंने शेर को काफी ललकारा है कल। शेर को उन्होंने कहा है अवाम का खून चूसता है, सुनने पहले क्या कहा। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और इस वक्त जिस तरीका पे ये शेर पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है वो आपके सामने है। किसानों की दुखती रग पे भी उन्होंने हाथ अच्छा नहीं, अब इसमें भी बड़ी सिंपल बात है। गंदम का किसान इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, परेशान, ठीक है, परेशान है। पंजाब की हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की और कह रहे थे अगर गंदम सरकार खरीद ले या सरकार गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करे तो गंदम के काश्तकार को फ़ायदा हो जाएगा, जैसा कि हर साल किया जाता है। इस पिछले साल पंजाब की हुकूमत ने गंदम खरीदी नहीं थी, किसान एहतजाज पे था, फिर किसान काट दिया गया। अब भी कोई एक पैकेज दिया गया लेकिन ना गंदम खरीदी जा रही है ना गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी जा रही है। मार्केट में गंदम 2200 रुपये बिक रही है, वो कहते हैं पड़ती 3000 रुपये की है, ठीक है ना, तो लॉस में है किसान। अच्छा नहीं, पर मैंने एक थोड़ी सी तहकीक की, मैंने सोचा शायद पंजाब ने तो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं मुकर्रर की और बड़ा जुल्म किया है किसान पे, सिंध ने कर दी हो शायद देखें ना, ये तो एक प्रोविंशियल मामला है। वफाक ने या इस्लामाबाद ने तो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं मुकर्रर करनी, हर सूबे ने अपने सूबे के हिसाब से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का अख्तियार है। तो अगर पंजाब का शेर जो है वो किसानों का खून चूस रहा है तो सिंध का जो तीर है उसको तो किसानों के दिफा में खड़े हो जाना चाहिए और गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देनी चाहिए थी। 3500 नहीं 4000 अनाउंस कर देते। तो मैंने आज देखा है सिंध में भी 2200 बिक रही है और सिंध ने भी गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया 2025 में। तो मेरा मतलब हारी का खून शेर चूस रहा है या तीर चूस रहा है? बराबर ही। हारी के दिल पे सीने पे शेर चढ़ा हुआ है या उसके सीने में तीर चुभा हुआ है। दोनों सूरतों में गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं मुकर्रर हुई भी, ना सिंध में ना पंजाब में। जलसे में तकरीर करना और बात है। अब सवाल ये आप पूछेंगे जी गंदम की सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मुकर्रर हुई? नहरें तो अपनी जगह ना जी, नहरें तो एक मसला तो है, एक मसला मसले पर बात वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि IMF ने कहा है कि आप राइस की कोई सपोर्ट प्राइस है, चने की दाल की कोई सपोर्ट प्राइस है। वो कह रहे हैं कि ये आप सपोर्ट प्राइस का क्या तरीका है, आप ओपन मार्केट में इनको करने दें। अब उसमें एक और बात है, वो कहते हैं कि जी आप ओपन मार्केट में करने दें तो फिर एक्सपोर्ट की भी इजाजत दें, लेकिन आम किसान ने तो एक्सपोर्ट नहीं ना करनी, एक्सपोर्टर तो फिर कोई और होगा, तो वो तो फिर यही रेट गिरेगा। तो मेरा जाती तौर पर ख्याल है इनपुट्स की कीमतें कम करनी चाहिए। लेकिन अच्छा, बिलावल साहब शेर को ऐसे ही ललकारते रहे हैं पूरे इलेक्शन में। अगर आपको इलेक्शन याद हो अपना तो जरदारी साहब ने से डिस्कस करते रहे, कंपैरिजन करते रहे। मुफाहमत का इंटरव्यू जरदारी साहब ने जरूर दिया था, लेकिन बिलावल साहब पूरे इलेक्शन में शेर को लताड़ते रहे और जब तब भी नून लीग जवाब नहीं दे रही थी। मैंने पूछा एक दिन शहबाज शरीफ से कि ये बिलावल को आप जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद इकट्ठी हुकूमत बनानी पड़ जाएगी तो आज मैं फिर क्या करेंगे, वही क्लिप्स काट के फिर आवाम सोशल मीडिया पे शेयर करेगी। बिलावल ने जो इलेक्शन में तकारीर की हैं उसके बाद उन्होंने जब शहबाज शरीफ को वोट डाला है तो लोगों ने बिलावल से सवाल किया। अब भी जब बजट को नून लीग के बजट को पीपल्स पार्टी वोट डालेगी फिर लोग बिलावल से सवाल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है जबरदस्ती का इत्तेहाद था, जबरदस्त तो ना बने, तोड़ दें सुबह तोड़ दें, गन पॉइंट पे था, नहीं गन पॉइंट पे तोड़ दें। वो कहती है ना कि मैं तो आवाम के साथ हूँ। वो कहें जी कि उन्हें कहना चाहिए कि अगर 5 दिन में नहरें का आपने विड्रॉल ना अनाउंस किया तो हम हुकूमत गिरा देंगे। बेशक कहते हैं ये बात नहीं बस। अच्छा, और क्या कहा है बिलावल साहब? मजीद भी बिलावल साहब ने जनाब नून लीग और PTI एक पेज पर हैं, ये भी इल्जाम लगा दिया है। अब क्या कहा है सुन लें। इस्लामाबाद में बैठे हुए तबसराकार काफी कंफ्यूज बने हुए थे। हैरत तो इस बात की कि उमरकोट के हद तक
पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे, सब घटे हुए थे कि पीपी को हरवाना है, तीर को हरवाना है। जी अच्छा, ये वैसे गलत बात है। नून लीग को पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था और पीटीआई को नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। आप देखिए ना, मरकज़ के ऊपर नून लीग और पीटीआई वाले कहते हैं हम नून लीग से बात करने को तैयार नहीं, नून लीग कहती है हम पीटीआई से बात करने को तैयार। इनकी असेसमेंट ये कहाँ से इनके पास है कि जनाब पीटीआई नून लीग एक मुश्तरका कैंडिडेट था ना, वो दोनों, नून भी उसको सपोर्ट कर रही थी, पीटीआई भी उसको सपोर्ट कर रही थी। वो नून के जलसों में भी जा रहा था, पीटीआई के जलसों में भी जा रहा था। आप बात समझे ना, मुश्तरका कैंडिडेट था ना दोनों। उसने को पीटीआई का टिकट नहीं लिया हुआ था, पीटीआई का हिमायती याफ्ता था। उसने नून लीग का टिकट भी नहीं लिया हुआ था, नून लीग का हिमायती याफ्ता था। उसने जीडीए का टिकट भी नहीं लिया हुआ था, वो जीडीए का भी हिमायती याफ्ता था। उसने सबकी हिमायत इकट्ठी करके उमरकोट में जलसा किया। आज वैसे जो वफाकी वजीर हैं अफजल, जो इस्लामाबाद से हैं, फजल चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम लीग नून की गलती है कि उमरकोट में हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया। उनका ख्याल है कि ये बशीर मेमन साहब की गलती है और मैं समझता हूँ ये बशीर मेमन साहब की गलती है। इस बात पे इत्तेहाद आप कह रहे हैं? बशीर मेमन साहब को एक सीट के लिए पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को खराब नहीं करना चाहिए था। मतलब आपने एक सीट के लिए पूरे पाकिस्तान की, बशीर मेमन साहब आपने सियासत खराब कर दी। जो नेशनल नैरेटिव है वो भी ख़त्म कर दिया आपने। इत्तेहादियों को भी, इससे बेहतर था आप पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर देते, क्या फ़र्क पड़ना था। मेरा मतलब है बशीर मेमन साहब, आप थोड़ा, सियासत ईगो से नहीं होती, सियासत तो दिमाग का खेल है, लचक का खेल है। और ये बशीर मेमन साहब ने, मैं समझता हूँ जो सिंध के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक पॉलिटिकल ब्लंडर किया है कि उन्होंने जाके पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया पीपल्स पार्टी की मुखालफत में, और बिलावल ने उसको जलसे में पॉइंट स्कोरिंग की है। वो किसी मीटिंग में बैठ के भी शहबाज शरीफ के आगे इसकी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे कि आप हमारे खिलाफ पीटीआई के साथ मिल जाते हैं तो फिर हम आपके खिलाफ पीटीआई के साथ ना मिल जाएं। तो ये एक ब्लंडर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बशीर मेमन साहब ने किया है, जिसको रेक्टिफाई करने की, और जिससे पीपल्स पार्टी फिलहाल कंफ्यूज हो रही है। अच्छा, नहीं, ये कंफ्यूज नहीं हो रही, वो बिलावल साहब को पता है कि ये एक लोकल सतह की बात थी। हाँ। इसका नेशनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपने बात करने का एक मौका दिया और मैं समझता हूँ कि ये एक फजूल काम किया बशीर मेमन साहब ने इस हवाले से। और ये तबसराकार कौन है जो इस्लामाबाद? ये हम, आप जैसे लोग जो ये कह रहे थे कि वो पीटीआई का उम्मीदवार है, जो आप जैसे लोग जो कह रहे थे कि मेरा मतलब है कि सिंध में ये अंदरून सिंध के अंदर फिलहाल तरीके इंसाफ का वोट बैंक मजबूत हो रहा है, माने या ना माने। ब्रेक ले लो, इसके बाद फिर बिलावल की सुने। आप पीटीआई में इतना था तो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा लेती है। आज तो बल्ला मौजूद है। कैसे जीती है पीपल्स पार्टी, कैसे जीती है? नहीं, चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। बात नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने काबुल में, और वहाँ पर मौजूद उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान से जो मुहाजिरीन जा रहे हैं अपने वतन वापस अफ़गानिस्तान, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ वतन वापस भेजा जाएगा। और जो अपनी ज़मीन जायदाद कारोबार यहाँ उनकी मौजूद है वो उसको बेच कर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। मुज़म्मिल साहब, इसके अलावा तिजारत के हवाले से भी बड़ा एम्फसिस था इसहाक डार साहब का कि बड़े इम्पॉर्टेंट आज इश्यूज़ पर बात हुई है वहाँ पर अफ़गानी वज़ीर आज़म से भी। कैसा लगता है आपको इस विज़िट के बाद दहशतगर्दी के हवाले से? देखिए, हमने अफ़गानिस्तान के साथ अपने माशी ताल्लुकात महदूद से महदूद करते गए। एक वक्त में ये ट्रेड 3 बिलियन की थी, जिसको हम कम करते करते 1.5 बिलियन पे ले आए जो हमारी। इसी तरह अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर टैरिफ्स लगाए और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोल और कुछ हम अफ़गानिस्तान से लेते हैं, अफ़गानिस्तान ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया, इधर से हमने सख्ती शुरू की। तो ये दहशतगर्दी की लड़ाई में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेड था और जो रूटीन ट्रेड था, दोनों जो है वो सुकड़ता बहुत कम हो गया। और हमारा ये मौक़िफ़ था कि आप पहले दहशतगर्दी पर ताउन करें, फिर ट्रेड की बात होगी। अब टेक्निकल बात यह है कि या तो दहशतगर्दी पर वो ताउन करने पे माने हैं तो हम ट्रेड की बात माने हैं, या हम ट्रेड की बात मान गए हैं वो दहशतगर्दी पर ताउन करें या ना करें। तो वही सूरतें हो सकती हैं ना कि हमने ये सारी ट्रेड जो है वो उसको स्क्वीज़ इसलिए किया था कि हम अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को स्क्वीज़ करना चाहते थे, और चाहते थे कि उनको एहसास हो कि अगर वो पाकिस्तान को लूज़ करेंगे तो उनको इकोनॉमिकली लॉस होगा। और अब एक सूरत हाल तो ये है कि उस वक्त अफ़गानिस्तान ने माइंड इसलिए नहीं किया कि उन्हें अमेरिकी डॉलर मिल रहे थे,
तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी किसी मुल्क से ट्रेड हो या ना हो, अमेरिकी डॉलर मिल रहे थे। अब जब ट्रम्प ने अमेरिकी डॉलर बंद किए हैं तो उनके लिए ट्रेड इंपॉर्टेंट हो गई है और उनको नज़र आया है कि हमें अपनी आमदन के तमाम ज़राए जो कुछ चीज़ें पाकिस्तान को बेचते थे अब उन्हें वो बेचने की ज़रूरत है, उसके नतीजे में उन्हें ज़र मुबादला मिल सकता है। तो टेक्निकल बात यह है कि वो अफ़गानिस्तान को भी शायद कोई इकोनॉमिक टाइट हुआ है, उनका अफ़गानी रुपया बहुत डिस्टेबलाइज हुआ है, उनके रिज़र्व गिर रहे हैं, उनको इंटरनेशनली पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ इकॉनमी दोबारा शुरू करने की बात की है। अफगानिस्तान अपना मकसद ज़्यादा देख रहा है, दोनों मुल्क अपने मकसद देख रहे हैं। देखिए हमारी ये कोशिश है कि हमारे मुल्क का तो सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है ना। हाँ, तो आज जो उन्होंने कहा है कि उसमें उन्होंने कहा है ना कि जो 4 निकात पर आपस में इत्तेफाक हुआ है उसमें एक ये है कि अफगानिस्तान अब किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन नहीं इस्तेमाल करने देगा और ना ही पाकिस्तान देगा। तो ये रेजोल्यूशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया है, उस पर अमल दरामद हो जाएगा। कुछ कहा जा रहा है कि बलोचों की हद तक हो जाएगा, टीटीपी की हद तक कम हो जाएगा। कुछ की राय है कि ऑलरेडी 70% टेररिज्म कम हुआ है पिछले महीने में, तो ये हुआ है। लिहाजा मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन टेक्निकली जो इसहाक डार साहब मुझे लगता है गए हैं वो सिक्योरिटी से ज़्यादा इकोनॉमिक के लिए गए हैं। देखिए ना, एक तो उन्होंने दोबारा जो है वो ट्रेड खोलने की बात की है और कहा है कि ये 500 कंटेनर्स तक अब हर मंथ जो हैं वो होंगे। मैं वैसे गया था चमन भी और मैंने देखा था चमन पे भी और तुरखम पे भी बहुत बड़ा अब कस्टम क्लियरिंग इन्होंने मार्केट्स बनाई हैं जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है और जिसमें ये है कि जी माल जल्दी क्लियर हो और कस्टम से वहाँ जा सके, जो आए वो भी कस्टम हो सके, जो जाए वो भी कस्टम हो सके। और वहाँ स्कैनर्स भी लगाए हैं हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ताकि कंटेनर स्कैन हो सकें। तो इसलिए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड दोबारा खोलना चाहता है और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलना चाहता है क्योंकि वहाँ भी कोई माशी हालात अच्छे नहीं हैं। तो टेक्निकली जो मुझे लगा कि आज का दौरा जो था वो ट्रेड का दौरा था, उसमें FBI वाले भी गए हुए थे, इंटीरियर सेक्रेटरी भी गए हुए थे। देखें, पाकिस्तान ने इस बात पर तो कोई लचक नहीं दिखाई ना कि अफगानियों को वापस नहीं भेजा जाएगा। यही कहा है ना कि जिनको भेजा जाएगा उनको इज्जत से भेजा जाएगा, किसी की जायदाद जब्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि हम भेजने का अमल रोक रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान इस बात पर बिल्कुल वहाँ कायम रहा है कि हमने जो अफगानी है वो वापस भेजने हैं, आप इनको रखें, इज्जत से भेजें, एहतराम से भेजें, जैसे भी भेजें, वापस भेजने हैं, ले लो। तो मुझे लगता है यहाँ तो पाकिस्तान ने कोई लचक नहीं दिखाई क्योंकि अफगानिस्तान ने कई दफ़ा कहा कि पाकिस्तान इनको इस तरह ना निकाले, इनको कई दहाइयों से ये पाकिस्तान में मौजूद है, इनको और मोहलत दी जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। तो वो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान नहीं माना। और जो इसहाक डार साहब की काबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी ये बता रही है कि अफगानियों को वापस जाना है, वापस जाना है। बाकी मैशत है, मैशत पर जो फैसले हुए हैं, इंश्योरेंस होगी, ट्रांजैक्ट ट्रेड होगी, वो सब कुछ होगा, उसका आज हमने ऐलान देख लिया। मजीद भी बांग्लादेश के हवाले से मुज़म्मिल साहब बात कर लेते हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है एजाज अहमद चौधरी साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। सर, थैंक यू सो मच। एजाज चौधरी साहब आपको ढाका ले जाते हैं। एक हमारी सेक्रेटरी खारजा गई 15 साल बाद, उनके जो चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर यूनुस, उनसे भी मुलाकात हुई। अब जो मैंने प्रेस रिलीज चीफ एडवाइज़र के ऑफिस का देखा तो वो तो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव था कि ताउन बढ़ना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ब्रदरली कंट्रीज हैं जैसा एक हेड ऑफ द स्टेट के। और एक फिर उनके सेक्रेटरी खारजा का BBC को आ गया कि हमें तो इतने $1 बिलियन हमारे डैमेजेस पड़े हैं, अपॉलजी करें। अब कहा जा रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाना भी है 22 को। आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ खबरें हैं कि हमारा और उनका डिफेंस ताउन बहुत बढ़ रहा है, ट्रेड बहुत बढ़ रही है, हमने अभी उनको बहुत चावल दिया है, वो हमसे और ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। उनकी इंडिया से नाराज़गी अपनी जगह है, फिर चाइना से दोस्ती है, कुछ लोगों का ख्याल है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगे। क्या नज़र आ रहा है आपको, वो माफ़ी मंगवाएंगे, अपने $1 बिलियन वापस मांगेंगे या आगे का कोई सफ़र बनेगा? देखिए, शेख हसीना ने तो ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे किसी सतह पर, और आप एक किस्म का जीरो पे पहुंच गए थे। इस हद तक हो गया कि जब पाकिस्तान का एक बहरी जहाज जो कमर्शियल था वो चिटागोंग की बंदरगाह पहुंचा तो शोर पड़ गया, जैसे बड़ी एक तब्दीली आ गई। हालांकि हुआ ये कि ये मामूल के ताल्लुकात की तरफ एक कदम है, लेकिन साथ ही साथ ये याद रखिए कि
शेख हसीना के 13-14 साल दौर में इतना ब्रेन वॉश किया गया, पूरे बांग्लादेश में इस बात को फैलाया गया कि पाकिस्तान जो है वो एक दुश्मन मुल्क है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में खड़े होकर उसने ये कहा कि हमें इतने लोग हमारे मारे गए और इतने हमें मिलने चाहिए। तो ये चार्जेस एकदम से चले तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी शायद अवामी लीग को फॉलो करते होंगे और इस तरह के वो आवाज़ें आएंगी, लेकिन एक ओपनिंग होगी, छोटी ओपनिंग है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा कोई ब्लॉक बनने जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी ओपनिंग है। इस ओपनिंग को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना चाहिए, क्योंकि गिले शिकवे काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी गहरे हैं। तो ये एकदम से जो है वो सारे नहीं ठीक होंगे। और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बातें कही वो मेरे ख्याल उसी सेंटीमेंट को जाहिर करती हैं जिसमें दूसरा नुक्ता नज़र भी है। लेकिन आपने खुद फरमाया जो चीफ एडवाइजर ने जो कहा वो मुस्बत था। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही मुश्किल लेकिन कठिन, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी भी ये है कि हम आराम आराम से धीरे धीरे चलना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा ब्लॉक या एकदम से कोई ऐसी चीज जो कुछ लोग तो आवाजें उसकी भी उठाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं, पर एक बांग्लादेश का मिलिट्री डेलीगेशन आया आला सतही, और वो उसने हमारे एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ सबसे मुलाकात की और फिर लगा कि हम JF-17 उनको देने लगे हैं, हम आप दोस्त देने लगे हैं। उन्होंने कहा हमारा डिफेंस बहुत वीक है, पाकिस्तान डिफेंस में कॉपरेशन करे, और लगा कि कोई डिफेंस कॉपरेशन की और डिफेंस सेल की डील तय होने लगी हैं। और एक तरफ फिर ये आ जाता है कि अपॉलॉजी करें, पिछले 400 बिलियन आपने हमें देने हैं। तो दोनों बातें समझ नहीं आती, कंफ्यूजन रह जाता है दरमियान में। हाँ जी, मेरा ख्याल में हमारा जो जहन है वो ये चाहता है कि जब हम किसी के दोस्त हो जाएं तो मनो अन शीरो शक्कर हो जाएं, और जब दुश्मन हो जाएं तो तलवारें सौंप लें। जबकि मुल्कों के ताल्लुकात में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और साथ चलनी भी चाहिए। हमें अब चीन के साथ हम बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ खफगी भी है। अमेरिका के साथ बहुत खफगी है, लेकिन कुछ मामलात में तावन भी चल रहा है। तो कुछ इसी किस्म का ताल्लुक बांग्लादेश के साथ भी बनेगा, जिसमें कुछ मसाइल आएंगे, लेकिन साथ ही साथ तावन की बातें भी होंगी। मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत तेजी से दौड़ना शायद मुनासिब न हो कि आज ही आप JF-17 उन्होंने सौदा कर देंगे। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान भी और अवामी लीग भी बहुत तेजी से एक्टिव हो रही होगी ना, वो भी अपना असर दिखा रही होगी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बताती है ये असर वहाँ पे जारी है। तो मेरा ख्याल में हमें सब्र के साथ इससे दिल बर्दाश्ता हुए बगैर उनके साथ रवाबित को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए मुस्बत अंदाज। तो फिर सेक्रेटरी खारजा के 4 दिन बाद ही फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए, गैप देना चाहिए महीना 2 महीने का, फिर मैं आपकी बात समझूं। वो 18 को आए तो 22 को ये चले जाएं, तो ऐसे तो लगता है बहुत जल्दी है, समथिंग इज हैपनिंग वेरी सून। जी, मेरा भी यही ख्याल है कि ये थोड़ा वक्फा हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में ये पहले से तय था शायद कि सेक्रेटरी खारजा अपनी सतह हमवार करेंगे और उसके बाद बातचीत के लिए खारजा सियासी सतह पर बात करेंगे। लेकिन आपकी ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनका सेक्रेटरी खारजा इस किस्म की एक जारहाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन दौरा पोस्टपोन करना अभी बहुत ही नेगेटिव सिग्नल होगा। दैट मीन्स कि हम दोबारा उनके हाथों में खेल रहे हैं जो ताल्लुकात को नहीं देखना चाहते हैं। तो चलने देना चाहिए दौरे को। अभी रोकने का मतलब ये है कि रद्द-ए-अमल करने से हम बिल्कुल उनकी गेम खेलेंगे जो इस ताल्लुकात को आगे नहीं जाने। तो पर अगर हमारे वजीर खारजा लैंड करता है और वो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपॉलॉजी डिमांड कर लेते हैं, फिर क्या होगा? नहीं, देखिए पहले भी ये चीजें हो चुकी है। आपको पता है कि 2003 में जनरल मुशर्रफ वहाँ पे गए थे और उन्होंने कुछ रिग्रेट्स का भी जिक्र किया था, शहीद मीनार भी चले गए थे। तो ये नहीं है कि हमारे पास जवाब नहीं है। मैं एक बार याद है कि नवाज शरीफ साहब से शेख हसीना की मीटिंग हुई थी, मुझे जगह याद नहीं, शायद नेपाल में थे हम लोग सार्क के लिए। तो उसमें भी बातचीत तो बहरहाल चलती रहती है। वो अपना नुक्ता नज़र है। हमारे नज़र में तो 1974 में जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था उसमें शेख मुजीब ने खुद कहा था कि लेट बाईगॉन बी बाईगॉन। वो खत्म हो गया था। उस वक्त उनका जो वजीर आया हुआ था, जो नुमाइंदा कर रहा था, उसने कहा था कि अब एवरीथिंग इज नाउ सेटल्ड। तो ये जो दोबारा आवाजें उठाते हैं ये मुकम्मल तौर पर यानी अभी खत्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन हमें मेरे ख्याल में हौसले से उसका जवाब देना चाहिए कि ये मामला जो है ना बहुत पहले सेटल हो गए हुए हैं। अब तो 50 साल साथ हो गए हैं। तावन बढ़ाएंगे तो और बहुत सारी चीजें भी निकल आएंगी। अगर पुरानी माजी में खुबे रहेंगे, गुम हो जाएंगे, तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
बहुत शुक्रिया एजाज अहमद साहब आपका भी, मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।